फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए इसका स्टेटमेंट और इससे इसके एप्लीकेशन ये दोनों ही बच्चों आपको पूरी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि अब इस पहले एक्सरसाइज चैप्टर से आपको पता है दो ही एक्सरसाइज आनी है, 1.2 और 1.4। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मे बी स्टेटमेंट में भी कुछ फिलअप वगैरह करके पूछा जा सकता है, इसलिए हर एक चीज को आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। क्या बोला जा रहा है, कंपोजिट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of primes, as a product of। अभी मैं दो चीजें आपसे पूछने वाला हूं यहां पर, तो तैयार रहिएगा। एक कंपोजिट नंबर और दूसरा प्राइम नंबर क्या होता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन is unique apart from the order in which the prime factor occur, in which the prime factor occur। ये है बच्चों आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट। ये एक्सप्रेस लिखिए या इसको फैक्टराइज्ड लिखिए, बात एक ही है। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि 1.2 से पहले ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है और इसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। ETIC है अरिथमेटिक। हाँ, तो सबसे पहले बताइए जरा कंपोजिट नंबर क्या होता है, व्हाट इज कंपोजिट नंबर। सबसे अगर जिसके मोर देन 2 फैक्टर, कंपोजिट नंबर। इन्होंने जैसे कहा कि सर मोर देन 2 फैक्टर्स जिसके हों, मोर देन 2 फैक्टर अगर किसी नंबर के हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। राहिल बेटा बताओ जरा। नैन्सी तुम बताओ। यस, तो स्मॉलेस्ट कंपोज, हाँ हाँ 4 है। वो क्या नाम है, संस्कृति जायसवाल बता रही थी 2 है। 2 कहाँ से होगा भाई, 2 का 2 फैक्टर होगा 1 और 2। क्या 2 के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से अधिक जिसके फैक्टर होंगे। अब 2 के बाद अगला नंबर आता है 3 का भी 2 फैक्टर होगा, एक 1 और एक 3। ये भी प्राइम नंबर है। जो प्राइम होगा वो कंपोजिट नहीं होगा, जो कंपोजिट होगा वो प्राइम नहीं होगा। यानी आप कह सकते वन इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। 1 जो है वो ना तो कंपोजिट होता है ना तो प्राइम होता है। तो कंपोजिट नंबर बच्चों क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, वेयर एज प्राइम नंबर किसे कहते हैं। यानी आप ये कह सकते हो अ नंबर विच हैव 2 फैक्टर, यस, ओनली 2 फैक्टर, ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हों। कौन कौन से, 1 एंड 1 एंड सेल्फ।
अब मैं पूछूं स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बच्चों, तो क्या बताओगे? टू। टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। एक क्वेश्चन मेरा और है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, ये तो हो गया, चलो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू हो गया। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। अच्छा, इस टू के अलावा क्या कोई और भी ऐसा नंबर है जो इवन भी हो बच्चों और प्राइम भी हो? बताओ, मतलब टू के अलावा कोई और इवन नंबर है जो प्राइम? नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो टू इज द ओनली इवन प्राइम। केवल एक ऐसा नंबर टू ही है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। टू के अलावा कोई भी नंबर इवन नहीं है, सॉरी, कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं है। टू के अलावा जो इवन नंबर है वो कंपोजिट कहलाएगा बच्चों। राइट? ओके। अब आते हैं थ्योरम के स्टेटमेंट पे। क्या बोला जा रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जब बच्चों आप एलसीएम निकालते हो किसी भी नंबर का, जब बच्चों आप एलसीएम निकालते हो तो उसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं कि नहीं? हम कहते हैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो जैसे हमने मान लो आपसे कहा कि बच्चों 24 का एलसीएम निकालो, तो आप करते हो टू लिखोगे, यहाँ पे 12 आता है, यहाँ पे टू से, नहीं नहीं, दो नंबर का तो एलसीएम निकालते हैं। अगर मैं कहूँ 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, तो आप ऐसे लिखते हो ना, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो अगर 24 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन पूछूं तो आप इसको ऐसे लिखते हो, 2 × 2 × 2 × 3, यानी ये हो जाएगा क्या, 2 to the power 3 × 3। ऐसे ही लिखते हैं कि नहीं बच्चों? यानी इसको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में या एक्सपोनेंट फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो फैक्टर्स लिखे हुए, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स लिखे हुए हैं, ये प्राइम प्राइम के ही प्रोडक्ट होते कि नहीं? जितने भी नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, चाहे टू की बात करो चाहे थ्री की बात करो, दोनों की दोनों प्राइम है कि नहीं? इस तरह से किसी भी नंबर का अगर आप एलसीएम निकालो या प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो जो यहाँ पर जो नंबर बच्चे वो रहते हैं, वो हमेशा प्राइम ही रहते हैं कि नहीं? अब तो आप जरा इस स्टेटमेंट को इस पर फिट कराने की कोशिश करो। अच्छा ये बताओ, 24 एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं? तो क्या बोला जाएगा, इसी 24 की तरह से और भी कोई नंबर हम ले सकते हैं जो कंपोजिट हो। तो बोला क्या जा रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। आप देख रहे हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की तरह से ये दिख रहा है कि नहीं? 24 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, है ना? तो 24 इक्वल्स टू 2 × 2 × 2 × 3। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। तो मतलब 2 to the power, हाँ, आ रहे हैं उस पे भी आ रहे हो, उस आ रहे हैं उस पे भी आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी इतना समझ में आया, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यहां तक समझ में आया? अब आगे आइए, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अच्छा ये बताइए, 24 को इसके अलावा और किसी भी फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आप लिख सकते हो क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में? अगर हम कहें कि 24 को आप प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करो, 24 को आप प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करो, तो क्या 24 को आप प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसके अलावा कोई और तरीके से ब्रेक कर सकते हो? तो इसलिए बोला क्या जाता है कि ये जो आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम देख रहे हो, 24 के लिए ये जो आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम देख रहे हो, ये बच्चों ये कैसा होगा? यूनिक होगा। यूनिक का मतलब इसके अलावा कोई दूसरा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का, कि जिसको हम, आप ऐसा कोई प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नहीं बता सकते कि आप प्रोडक्ट करो और प्रोडक्ट करने के बाद आपको वो वापस से 24 मिले, इसके अलावा। ठीक है? तो यहां तक कोई दिक्कत? ओके।
अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। एक चेंज हो सकता है क्योंकि किसी किसी का करने का तरीका अलग होता है। ऑर्डर अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। देखो अगर आप प्राइम फैक्टर को उसके ऑर्डर में लिखते हो, मतलब जैसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद 3 है। देखो ये जो प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट लिखा हुआ है वो ऑर्डर में लिखा हुआ है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे एक लूप है। एक लूप का मतलब एक होल है। अगर बच्चों किसी ने ऐसे लिख दिया 3 into 2 into 2 into 2, तो क्या ये गलत होगा क्या? हाँ ना, तो ऑर्डर पे यहाँ पे एक लूप है। अगर आप उसके प्राइस, हाँ, लेकिन यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि हमें लिखने का तरीका बताया जा रहा है कि कैसे लिखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। प्राइम फैक्टर जिस भी ऑर्डर में अकर करता है, यानी प्राइम नंबर अगर देखा जाए तो 2 3 5 जिस ऑर्डर में प्राइम नंबर है, हमें हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन उसी ऑर्डर में लिखना चाहिए। लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत सारे बच्चों को देखा 148 है और या कोई नंबर मान लो कुछ और नंबर है कि जैसे सपोज करो, हाँ, तो डायरेक्ट उसी से काट देते हैं, पहले बड़ा नंबर ले लेते हैं। तो इसलिए ऑर्डर अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्राइम फैक्टर जिस भी ऑर्डर में अकर करता है, भाई प्राइम फैक्टर की बात करोगे तो पहले 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 11 आता है। तो हमें जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना चाहिए तो उसी ऑर्डर में लिखना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑर्डर को इंटरचेंज भी करते हो तो वहां पर उस नंबर पे, कंपोजिट नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये है कि हमें लिखना चाहिए प्राइम फैक्टर को उसके ऑर्डर में, लेकिन अगर हम ऑर्डर को चेंज भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डर चेंजेबल है यहाँ पे। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ में आया कि हर एक कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लूप का मतलब होता है होल। लूप का मतलब क्या होता है? होल, जहां पे थोड़ा सा आपको ढिलाई मिल जाए। जैसे हम लोग रिजल्ट बनाते हैं सीबीएसई का, तो हम लोग लूप ढूंढते हैं कि सीबीएसई ने कहाँ पे लूप दिया हुआ है, जहां पे उसने कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं, हाँ, यस, जहां पे वो उसने लूप दे रखा है कि यहाँ पर उसने कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं दी हुई है, तो उसका फायदा उठाकर हम वहां पर अपना मेथड डाल सकते हैं। तो लूप का मतलब यही है कि यहाँ पर आपके पास लूप है कि अगर आप प्राइम फैक्टर का ऑर्डर चेंज करते हो तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि इस थ्योरम का देखो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पेपर आपका एमसीक्यू होगा, आपको पता है। जैसे ये हो सकता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक किस नंबर पर बेस्ड है, तो आप कहोगे कंपोजिट नंबर पर बेस्ड है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कंपोजिट नंबर को किसके प्रोडक्ट, किस नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है, तो उसका आंसर होगा प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है। फिर ये हो जाएगा कि जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है, यानी जो फैक्टराइजेशन होता है, वो कैसा होता है, यूनिक होता है, इनफाइनाइटली मैनी होता है। ऐसे ऑप्शन भी दे सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें से 3 4 क्वेश्चन। बिल्कुल। अब जैसे सपोज करो मैंने एक नंबर लिखा 24 = 8 into 3 और बोला जाए क्या ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को फॉलो करता है, ये फैक्टराइजेशन, है ना? क्योंकि क्योंकि 8 है बच्चों, ये 8, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो 8 है वो प्राइम नहीं है। 8 जो है वो प्राइम नहीं है। इस वजह से ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को फॉलो नहीं करता। तो आप देख लो यहाँ पे कितने सारे क्रॉस क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसलिए यस, तो इसलिए इस स्टेटमेंट को आप हर तरीके से सर पैर पकड़कर पूरा तोड़ डालिए। और कहने का मतलब किसी भी तरीके से अगर बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी किसी भी क्वेश्चन को अगर इसमें से, इस स्टेटमेंट में से किसी भी वर्ड को उठाकर अगर घुमा भी देता है सीबीएसई, तो बिल्कुल आपको तैयार रहना है। एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न है और जरूर वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि आपको पता है मात्र 2 ही एक्सरसाइज आनी है और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा टफ है भी नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है, तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। समझ में आया सभी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आज
बिल्कुल पूछ सकती है, तो वही तो मैंने कहा जितना आपके सामने मैंने अभी दिखाया उसमें से कुछ भी वो पूछ सकती है, कितने तरीके से घुमा सकती है, आपके सामने खुद आपको दिख रहा होगा कि हाँ सीबीएसई कितने तरीके से पूछ सकती है केवल इसमें से। अब सीधा सीधा बच्चों एक और चीज है, एक्सरसाइज 1.2 पे हम आ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था ये 2 लेक्चर का ये पूरा का पूरा आपका फर्स्ट चैप्टर है। अगर वैसे फिजिकल क्लास होती तो मैं एक लेक्चर पे ही खत्म करा देता। 1.2 में एक और चीज आपको पढ़नी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पीछे की क्लासेस में। अगर 2 नंबर है तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होगा। पढ़ा है आप लोगों ने ये फॉर्मूला? अगर एक नंबर है पी और एक नंबर है क्यू, तो पी और क्यू का जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों के पी और यस एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होगा उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। यहाँ पे पी और क्यू क्या है? पी और क्यू 2 नंबर हैं। जैसे मान लो दे दिया जाए 8 और दूसरा नंबर मैंने दे दिया सपोज करो 24, तो 8 और 24 का जो एलसीएम होगा, 8 और 24 का जो एचसीएफ होगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? हाँ जी, क्या एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस? देखो, हाँ बोलो, बोलो बेटा। ओके, देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, पहली बात तो मल्टीपल अलग चीज है, फैक्टर अलग चीज है। बड़ा कौन? मैं पूछूं मल्टीपल ज्यादा बड़ा होता है कि फैक्टर? तो आप क्या बताओ? मल्टीपल का मतलब होता है जैसे आप टेबल पढ़ते हो, आगे चले जाते हो, आगे चलते जाते हो, आगे चलते आगे, हाँ। और फैक्टर वो ये जो उसको डिवाइडेड, हमेशा जो फैक्टर होता है वो मल्टीपल से क्या होता है? छोटा होता है। फैक्टर काउंटेबल होता है, फैक्टर लिमिटेड होते हैं, लेकिन मल्टीपल लिमिटेड नहीं होते, वो अनकाउंटेबल होते हैं। आप चाहे जितना आगे बढ़ते चले जाओ आपको मल्टीपल मिलता चला जाएगा, राइट? तो मल्टीपल ये है इनफाइनाइट, किसी भी नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं, बट किसी भी नंबर के फाइनाइट फैक्टर होते हैं। अब सपोज करो मैं 24 ले रहा हूँ, यही 2 नंबर ले रहा हूँ 8 और 24। अब आपसे पूछा जाए इसका क्या निकालिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो करेंगे क्या? यहाँ पर 8 लिखिए, यहाँ पे 24 लिखिए। 8 की टेबल पढ़िए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 एंड सो ऑन। 24 की टेबल पढ़िए, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72 एंड सो ऑन। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हो जो मैंने टेबल लिखा है ये मल्टीपल है कि फैक्टर? 8 और 24 की मैंने मल्टीपल लिखा है, मल्टीपल है। आप देखिए क्या बोला जा रहा है, एलसीएम का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है? लीस्ट कॉमन। हो सकता है आगे और भी कॉमन मिले। 24 कॉमन है भाई। आपने जिन्होंने 8 बोला, 8 पहले में है बेटा लेकिन दूसरे में नहीं। देखिए यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 24 है, तो ये दोनों में लीस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ कि नहीं? अब हम ये नहीं कह रहे कि इसके आगे कभी कॉमन मिलेगा नहीं, मे भी मिल सकता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन लीस्ट, हाँ लीस्ट कॉमन, तो ये लीस्ट कॉमन है कि नहीं दोनों में? तो ये है, तो ये क्या कहलाएगा? यानी 8 और 24 का अगर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 24 आएगा। क्लियर है? अब आते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे। तो अब क्या करिए, 8 और 24 के फैक्टर जरा लिखिए। तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, सॉरी हाँ 3 से भी कटेगा, 12 से कटेगा और 24 से कटेगा। हमने 8 और 24 के फैक्टर्स लिख दिए। अब बताइए, हाँ यहाँ पर क्या देख ढूंढना है हमें? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर ये लिखा हुआ है, देखिए हाईएस्ट हो और कॉमन हो। देखिए कॉमन तो आपको 2 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, लेकिन हमें 2 और 4 को नहीं लेना है, हमें हाईएस्ट कॉमन लेना है। तो यहाँ पर इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 8 है। क्लियर है सभी को? यानी अगर इन दोनों नंबर का एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ 8 आएगा, और एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम 24 आएगा। क्लियर है? ओके।
नो, मल्टीपल फैक्टर नहीं हो सकता, केवल पहला वाला नंबर आप बोल सकते हो कि मल्टीपल, जैसे 8 बन जाए 8, तो 8 जो है वो मल्टीपल भी है 8 का और फैक्टर भी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। ओके, तो समझ में आया एलसीएम और एचसीएफ का मतलब, समझ में आया डिफरेंस। ओके, तो ये फॉर्मूला बच्चों आपको यहाँ पर देखना है क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू पी इंटू क्यू, यानी पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। हाँ हाँ बिल्कुल, दो नंबर नहीं, तीन नंबर होंगे तो भी आप तीन नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के उसमें भी लगा सकते हो। फिलहाल आपके सिलेबस में दो ही डिजिट का है, मतलब दो ही नंबर का है, तीन नंबर का नहीं है। एक और चीज बच्चों जो आपके सिलेबस में है, मतलब इसी 1.2 एक्सरसाइज में पहले डिस्कस कर लेते हैं, ताकि एक्सरसाइज करने में कोई दम ना रह जाए फिर। देखिए होता क्या है, जैसे अभी इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, 6 टू द पावर n एक लिखा हुआ है नंबर, और बोला क्या जा रहा है इसमें, 6 टू द पावर n लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है 1.2 का, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अगर n क्या है, यहाँ पे जो पावर n है मान लीजिए वो कोई नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 एक्सेट्रा, क्या किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 6 की पावर अगर आप करोगे तो क्या एंड डिजिट 0 आएगी कभी, मतलब ये 6 टू द पावर 1, 6 टू द पावर 2, 6 टू द पावर 3 4, कुछ भी निकालो, हमेशा हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही आएगी कि नहीं। तो अब अगर जीरो नहीं आएगी तो अब आप इसके रीजन को कैसे लिखेंगे, मतलब 6 टू द पावर n में n कोई भी नेचुरल नंबर हम ले लें, कभी भी एंड डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आएगा। रीजन, रीजन क्या बताएंगे। तो देखिए इसके लिए एक तरीका है। हाँ शाश्वत, क्या बोल रहे हो बेटा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये 6 टू द पावर n एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जहां पर ये पावर में जो आप n देख रहे हो वो नेचुरल नंबर है, मतलब n की जगह पे आप कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो, पूरी फ्रीडम है आपको। तो पूछ ये रहा है, क्या कोई भी n की वैल्यू ऐसी हम ले सकते हैं या ऐसी है जिसको रखने पर 6 की पावर, सपोज करो आपने n की वैल्यू 15 ले ली, 16 ले ली, तो उसको जब हम सिंप्लीफाई करें तो जो उसका यूनिट प्लेस है, जैसे आप 6 स्क्वायर निकालते हो तो आता है 36, ये हुआ यूनिट प्लेस। 6 क्यूब निकालते हो तो आएगा 216, ये हुआ यूनिट प्लेस। पूछ ये रहा है, क्या कभी भी यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है 6 की पावर में। हाँ बिल्कुल नैन्सी, सही बोला आपने। हाँ इसको थोड़ा सा फिर से बोलो जरा, थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा आपको। यानी किसी भी नंबर में, यानी किसी भी नंबर की अगर पावर भी लेते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे अगर कोई भी नंबर में 0 आकर करता है तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, कब हम कहेंगे कि हाँ उसके यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, जब वो नंबर कोई कंडीशन, केवल 5 से। यस, इसका तरीका ये है बच्चों कि आप कुछ भी नंबर हो, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर हो, उससे हमें मतलब नहीं है, यूनिट अगर उसके, अगर उस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है, अगर उस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है, इसका मतलब ये हुआ द गिवन नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 10। क्लियर है कि नहीं, अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। अच्छा 10 से डिविजिबल होने का फिर क्या मतलब हुआ, हम जानते हैं 10 के जो दो फैक्टर होते हैं 2 और 5 होते हैं। तो कोई भी नंबर अगर, इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं क्या, कि अगर वो नंबर 10 से, सॉरी उसके यूनिट प्लेस पे 0 अगर करेगा, अगर वो नंबर 10 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। दूसरी कंडीशन सॉरी, वो नंबर के लास्ट पे यूनिट डिजिट पे 0 होगा अगर वो नंबर 2 से एज वेल एज 5 से, 2 और 5 दोनों से बच्चों, और नहीं है एंड है, ध्यान दीजिएगा, 2 से और 5 से अगर दोनों ही वो दोनों से ही वो नंबर डिविजिबल होगा तो वो नंबर बच्चों 10 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि उसके फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए।
तभी वो नंबर एंड पे 0 देगा, नहीं तो नहीं देगा। और यहाँ पर हम देखते हैं 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए 2 तो है, लेकिन क्या 5 है यहाँ पे? तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि 6 के फैक्टर में 2 है लेकिन 5 नहीं आता है। और हम जानते हैं कि कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 तभी आएगा जब उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों आए। क्योंकि 2 और 5 जब फैक्टर करके अगर या हम प्राइम फैक्टर करें तो प्राइम, इसलिए 10 को नहीं ले रहे हैं हम, इसको ले रहे हैं क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है। जनरली 10 नहीं आएगा, हम प्राइम फैक्टर की बात करते हैं। तो जब उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आएगा तब उसके यूनिट प्लेस पे 0 जरूर आएगा। क्लियर है? यस 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 यस। अभी आपके इसमें भी आपको पढ़ने को मिलेगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड आगे, कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों से रिलेटेड टर्म आएगा तभी वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 6 का फैक्टराइजेशन हमने किया तो 2 इंटू 3 आया। एंड वी नो दैट एनी नंबर which have zero in its unit place must be divisible by 2 as well as 5 ये दोनों ही उस नंबर उसके फैक्टर में होने चाहिए। 2 भी होना चाहिए बच्चों। क्या हुआ बेटा, बोल सकते हो, क्या है डाउट? क्या चीज? कांस्टेंट की पावर? बिल्कुल ये कंपलसरी है। देखो पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, मैं पावर 0 की बात ही नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर, और आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से इंफिनिटी होता है, ना कि 0 से इंफिनिटी होता है। तो पावर जीरो होने की कोई बात ही नहीं है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर लोगे तो उसके एंड प्लेस पे 0 अगर आएगा तो वो जो नंबर आपका लिखा हुआ है वो 2 और 5 का फैक्टर, मतलब उसके फैक्टर में 2 और 5 होना पड़ेगा। एंड वी नो दैट एनी नंबर which have 0 in its unit place must be divisible by 2 as well as 5. It means 2 and 5 both occur in their factor, but here 5 is not in the factor of 5 is not occur in the factor of 6, in the factor of 6. Therefore 6 to the power n can never be end with 0 digit या with 0 in its end place, right? बिल्कुल बिल्कुल, अगर यहाँ पे 3 हो 9 हो कुछ भी हो, कहने का मतलब ये है। अब सोचो अगर यहीं पर ये जो नंबर लिखा हुआ है ये 6 टू द पावर n लिखा हुआ है, अब मैं सपोज करो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैं एक नंबर लिख दे रहा हूं 30 टू द पावर n। अब बताओ क्या n वही नेचुरल नंबर, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या कभी 0 आएगा? हाँ 30 है ना। तो रीजन आप क्या लिखोगे, क्योंकि हम अगर 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें है ना, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। और 2 और 5 हम दोनों देख रहे हैं इसके फैक्टर में आ रहा है, 2 और 5 दोनों ही इसके फैक्टर में आ रहा है। इस वजह से ये क्या होगा, इसके यूनिट प्लेस पे 0 हमेशा आएगा। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल, 2 और 5 जिसके दोस्त हैं वही राजा, बाकी सब भिखारी। तो कुल मिला के क्लियर है यहाँ तक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। और ये इस तरह का क्वेश्चन जिसमें आपको से पूछा जाएगा कि क्या एंड प्लेस पे 0 हो सकता है या नहीं, तो कब हम कहेंगे कि किसी भी नंबर के एंड प्लेस पे 0 होगा या नहीं होगा। अब बच्चों एक्सरसाइज 1.2 में कोई दम नहीं रह गया है, हम कोई भी क्वेश्चन उठा के रेंडमली कर सकते हैं। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 7 उठाना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप कर भी लोगे, पांचवा मैंने करा ही दिया है।
और छठा वाला बोला जा रहा है एक्सप्लेन दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। तो आप उसको क्या करोगे, उसको आप नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे कि वो एक्चुअल में कौन सा नंबर है, और आप लिख दोगे क्योंकि इसके फैक्टर 2 से ज्यादा है, इस वजह से ये कंपोजिट नंबर है। फिलहाल मैं अभी उस पर भी डिस्कस कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल। और लास्ट ईयर इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज सैंपल पेपर में थे भी। बढ़िया घुमा घुमा के क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। जैसे मुझे याद आ रहा है कुछ, हाँ हाँ मेरे पास है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कैन में दूध भरा हुआ है या एक कैन कोई दूसरा लिक्विड है, तो कितने इस तरह से कितने कंटेनर बनाए जा सकते हैं कि मैक्सिमम दूध। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें जरूर पूछे जाएंगे, नेसेसरी है, मैं जरूर कराऊंगा प्रैक्टिस इस तरह क्वेश्चन पे। तो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। एक सर्कुलर ग्राउंड है जिसपे कि सोनिया रन करती है, और सोनिया को एक चक्कर पूरा लगाने में, वापस इस पॉइंट पर आने में बच्चों लगता है 18 मिनट। 18 मिनट में सोनिया क्या करती है, एक चक्कर लगा लेती है। आगे बोला जा रहा है while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? यहां से सपोज करो रवि भी स्टार्ट करता है, दोनों सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में, यानी इसी डायरेक्शन में रवि भी दौड़ता है। रवि को एक चक्कर पूरा करने में बच्चों 12 मिनट लगता है, सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगता है। तो कहने का मतलब ये, जब 18 मिनट होंगे तो सोनिया यहाँ पर होगी, लेकिन रवि इसको क्रॉस कर गया होगा कि नहीं, क्योंकि रवि तो 12 ही मिनट में चक्कर पूरा कर लिया है। तो पूछा ये जा रहा है कि दोबारा 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 कब इसी पॉइंट पर रवि और सोनिया मीट करेंगे। मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है हमें। तो लीस्ट, बिल्कुल, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आए, बिल्कुल बिल्कुल हमें निकालना है 18 और 24 का एलसीएम। एलसीएम ऑफ 18 एंड 24, सॉरी 12। 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा बताओ। 36 आएगा, यानी कि 36 मिनट के बाद दोनों फिर से इसी पोजीशन पर आ जाएंगे। आपका यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है सभी को? कोई कोई डाउट किसी को किसी भी प्रकार का? ओके, अब आते हैं। है बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको कराऊंगा। पहले इससे एनसीईआरटी से कर लेते हैं, फिर इसके जो बाकी के क्वेश्चन है पहले उस पर हम डिस्कस कर लेंगे कल। अगला है एक्सप्लेन वेदर वाई एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्यों है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 5 हो गया, 6 में करा दे रहा हूँ, 7 हो गया है, बाकी 1 2 3 4 आसान है, आप करिएगा। लिखा हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। बोला जा रहा है ये कंपोजिट नंबर है, इसको आप प्रूव करिए, एक्सप्लेन करिए कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13, हम 13 बच्चों कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं क्या? तो अंदर बचेगा 11 इंटू 7 मतलब 77, प्लस यहाँ पर बचा 1, ये हो जाएगा 13 इंटू 78। लिख सकते हैं ऐसा इसको। अब इसको देखो फिर से ब्रेक करो तो इसको 78 को 13 इंटू 6 लिख सकते हैं, 13 छंग 78। और इस 6 को अगर हम 2 इंटू 3 लिख दें, कोई दिक्कत? तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो भी नंबर था, इस नंबर के 2 से अधिक फैक्टर होंगे कि नहीं? 13 है, 2 है और 3 है। तो सिंस above number have more than 2 factor, therefore the given expression is a composite number। क्लियर है सभी को? कहने का ना मतलब ये है कि अगर इस नंबर की बात किया जाए, भाई कंपोजिट पूछ रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है, एक्सप्लेन करो क्यों है ये कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन हमने रिकॉल की। हमें पता है कि जिस भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो देखा हमारे पास मिला क्या, 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। तो अगर ये सब क्या है, ये सब फैक्टर ही तो है इसके, इस जो भी ये नंबर रहा होगा, आप, तो हमें मतलब नहीं नंबर से कौन सा नंबर था ये, तो जो भी ये नंबर रहा होगा, इस नंबर का जो फैक्टर है
देखा जाए तो 2 भी आ रहा है फैक्टर में, 3 भी आ रहा है फैक्टर में, और 13 भी आ रहा है फैक्टर में। तो मोर देन 2 फैक्टर मिला कि नहीं हमको इसमें, इसलिए ये कैसा नंबर कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। नोटबुक आप लोग बेटा नोट्स वगैरह आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, और कोशिश ये करिए कि नेक्स्ट वीक में आप लोग अपनी नोटबुक भिजवाइए स्कूल, मतलब संडे के बाद मंडे वनडे को आप स्कूल भिजवा दीजिए जो नोट। अगर कंप्लीट है तो हाँ भिजवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में अगस्त के फर्स्ट वीक या 15 अगस्त से पहले मेरे ख्याल से आपका यूनिट टेस्ट एक होगा, और इसलिए आपको तब तक में कॉपी वगैरह चेक करा के कंप्लीट कर लेना है। अगस्त में आपका यूनिट टेस्ट होने वाला है। हाँ तो ठीक है, जहां तक कंप्लीट है वहां तक आप चेक करा लो। तो ओके, ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? इसका सेकंड वर्ग, सेकंड पार्ट है, आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ठीक है।